नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए दोस्तों। मैं हूं कुणाल सनाडे और आपके अपने लक्ष्य परिवार के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत करने जा रहे हैं आज के इस शानदार धमाकेदार ऊर्जा से भरपूर सेशन की, जहां हम यूपी टेट 2026 भर्ती परीक्षा के लिए, जो कि हमारा एक बेहतरीन और शानदार सब्जेक्ट है सीडीपी, इसमें हम पेपर 1 हो या पेपर 2 सबके लिए विद्यार्थियों पीवाईक्यू सीरीज में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारे 2019 में आए हुए पेपर को। तो जल्दी से आपसे निवेदन है कि वीडियो जुड़ जाए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों साथियों सहपाठी ग्रुप तक, फैमिली फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लक्ष्य सेंट्रल एग्जाम के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना है और इसे अपने साथियों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि क्वालिटी का सबसे अच्छा उदाहरण आपको यहीं पर मिलने वाला है। और लक्ष्य एक विद्यार्थी कोचिंग नहीं बल्कि एक परिवार है, जहां अफोर्डेबल एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट, अनुभवी विशेषज्ञों की टीम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। और हम लोग आप लोगों के लिए विद्यार्थियों यूपी टेट में जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मेहनत करेंगे और आपको वो कंटेंट उपलब्ध कराएंगे जो शायद हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको नहीं मिल पा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन की। सीडीपी भर्ती परीक्षा सीडीपी सब्जेक्ट के लिए यूपी टेट 2026 2019 में आए हुए पेपर्स के सवालों को देखते हैं। मेरा निवेदन है कि 30 सवाल सीडीपी के जो आए हैं इनमें आप काउंटडाउन जारी रखें और देखते रहें कि आप काउंट करते हुए चलना है कि आपके कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, क्योंकि आखिरकार ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर सीडीपी में हमारे कितने नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ना। तो आपसे निवेदन है कि पूरे इसको काउंटडाउन को शुरू करते हुए अभी से अपना काउंट करना शुरू करना है, कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए। जो सवाल मैं पढ़ूंगा उसकी डिटेल व्याख्या भी बताऊंगा, हल भी बताऊंगा और साथ में आपको उनको नोट करते हुए भी चलना है। अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे। ठीक है बेटा, शुरू करें। चलो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है। इससे पहले कि आगे बढ़े प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्या है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 में आए हुए हैं, तो उसको हम बात करेंगे। बोलो क्लियर, यस और नो। आगे बढ़े। पहला सवाल देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या कहता है आज का पहला सवाल, क्या कहता है, निम्नांकित में से कौन सा है जो समस्याओं के समाधान में बाधक नहीं है। सूझ, भग्नाशा, चिंता या नकारात्मक मानसिक अभिवृत्ति, कौन सा है जो समस्या समाधान में बाधक नहीं है। बाधक नहीं तो फिर वो कैसा होगा, हमने कहा सर सहायक होगा। जो चीज बाधा पैदा नहीं करेगी फिर वो हमारी क्या करेगी, सहायता करेगी। तो कौन सा है जो हेल्प यानी सहायता करता है। सूझ यानी कि आइडिया, क्या हमारा आइडिया हमारे समस्या समाधान में, विद्यार्थियों बताओ क्या समस्या समाधान में हमारे सहायता करता है। क्या भग्नाशा का मतलब फ्रस्ट्रेशन हमारी समस्या समाधान में सहायता करती है, बाधा उत्पन्न करती है। क्या चिंता मतलब टेंशन हमारी समस्या समाधान में विद्यार्थियों बाधा उत्पन्न करती है। क्या नेगेटिव मेंटल एबिलिटी, नेगेटिव एटीट्यूड जो होता है इंसान का, कौन सा नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड जो होता है, क्या ये इंसान की सहायता करता है या विद्यार्थियों मनुष्य की समस्या समाधान में बाधा करता है। कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा। हमने कहा था देखिए, बाकी सभी चीजों में समस्या समाधान में हमें कहीं ना कहीं बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर समस्या समाधान की क्या उत्पन्न होती है, हमने कहा सर सूझ उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है बेटा, सूझ उत्पन्न होती है। तो ये सूझ जो है बेटा, ध्यान सुना, ये जो सूझ है ना, इसी को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, याद रखना, सूझ को ही हम कहते हैं अंतर्दृष्टि। कौन सी दृष्टि बेटा, सूझ या अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। तो सूझ अंतर्दृष्टि, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनसाइट। क्या कहते हैं बेटा, याद रखेंगे, सूझ अंतर्दृष्टि या इसी को कहा जाता है इनसाइट पैदा होती है। तो ये हमारी समस्या समाधान में क्या करती है, सहायता करती है। और ये सूझ हमारे कहां पर पैदा होती है, हमने कहा सर मस्तिष्क में पैदा होती है और इससे हमें सहायता मिलती है। इस आइडिया, सूझ को ही आप और क्या कह सकते हैं विद्यार्थियों, आइडिया कह सकते हैं, जो हमारी सहायता किसमें करता है, हमारी समस्याओं के समाधान में हमारी सहायता करता है, हेल्प करता है। तो याद रखना, ये जो सूझ है बेटा, याद रखना, ये जो सूझ है ये हमने कहा सर बाधक नहीं बल्कि सहायक तत्व माना जाता है समस्या समाधान में। और इसी पर आधारित अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए सूझ का सिद्धांत, या इसी को हम और क्या कह सकते हैं विद्यार्थियों, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था। तो हमने कहा था सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, जिसको हम इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, ये देने का श्रेय जाता है गैस्टाल्टवादी एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है बेटा, कोहलर। क्या नाम है, कोहलर। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था इसमें इन्होंने प्रयोग किए थे किस पर बेटा, हमने कहा सर प्रयोग किए थे चिंपैंजी पर, जिसका नाम क्या था, हमने कहा सर सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किए थे। अच्छा, काम की बात क्या है कि ये जो सूझ का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसी को और क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहा जाता है गैस्टाल्टवादी। कौन सी वादी बेटा, इसी को कहा जाता है गैस्टाल्टवादी अधिगम का सिद्धांत। बोलो कौन सा सिद्धांत, गैस्टाल्टवादी अधिगम का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है, यस और नो, हाँ कि ना, बोलो क्लियर है क्या, डन डन डन। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल आपका, अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा एक संवेग है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इमोशन। इनमें से कौन सा एक इमोशन है, बताओ। उद्दीपक है, स्मृति है, आमोद है या ध्यान है, बताओ कौन सा है। तो बेटा एक व्यक्ति थे जिनको हम कहते हैं क्या,
हमने कहा सर जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट, जिनको हम कहते हैं मूल प्रवृत्तियों का जनक। बोलो किसका जनक? हमने कहा सर मूल प्रवृत्तियों का जनक भी कहते हैं। और मूल प्रवृत्तियों के जनक जो है इनका नाम क्या है? हमने कहा सर हमने कहा सर इस व्यक्ति का नाम है, इस व्यक्ति का नाम क्या है बेटा? हमने कहा सर मैकडूगल। बोलो क्या नाम है? मैकडूगल। मैकडूगल वो इंसान है बेटा जिसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या है बेटा? हमने कहा सर किताब का नाम है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। बोलो क्या है? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और इसमें इन्होंने क्या कहा था? इस किताब में इन्होंने, विद्यार्थी याद रखेंगे, क्या बताए? हमने कहा सर इस किताब में इन्होंने 14 प्रकार के संवेग यानी इमोशन बताए और 14 प्रकार की उनसे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्तियां बताई और 14 प्रकार के संवेगों को 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से जोड़ते हुए कहा कि देखिए हम जब जब हमारे अंदर क्या पैदा होता है, जब जब हमारे अंदर बेटा आमोद पैदा होता है तो तब तब हम क्या करते हैं? आमोद से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति होती है कि हमें क्या आ जाती है बेटा? हंसी आ जाती है। हास्य या हंसी नामक मूल प्रवृत्ति पैदा होती है। तो आप कहेंगे सर ये क्या है आमोद? तो आपने सुना होगा आमोद प्रबोध के साधन। तो आमोद को ही बेटा अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंटरटेनमेंट। क्या कहते हैं बेटा? एंटरटेनमेंट, जो कि एक इमोशन है। जब भी एंटरटेनमेंट होता है तो हमारे अंदर क्या पैदा होती है? हंसी। और हंसी को ही क्या कहते हैं बेटा? लाफ्टर। क्या कहते हैं? लाफ्टर। तो याद रखेंगे आमोद जो है बेटा, हमने कहा सर आमोद क्या है? आमोद एक प्रकार का हमने कहा सर इमोशन है और इससे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति कौन सी है? तो हमने कहा सर लाफ्टर है। बोलो क्लियर है? यस और नो? तो 14 मूल प्रवृत्ति, 14 संवेग किसने बताए? मैकडूगल ने। और इसलिए मूल प्रवृत्तियों का जनक कौन? हमने कहा सर श्रीमान, जिनका नाम है श्रीमान विलियम मैकडूगल। बोलो क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े। अगला क्या है? देखो अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। FICA माफ करना, क्या है बेटा? FCACS क्या है? माफ करना, FIACS है ना। FIACS जो है बेटा, इसके साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? हर्बर्ट है, लिपिड है, फ्लेंडर है या मॉरिसन है? देखो ध्यान से नाम पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है? हमने कहा सर FIACS, जहां F का मतलब क्या है बेटा? हमने कहा सर F का मतलब है फ्लैंडर्स। क्या है बेटा? हमने कहा सर फ्लैंडर्स है ना, फ्लैंडर्स। I का मतलब क्या है बेटा? I का मतलब है इनोवेटिव। क्या है बेटा? I का मतलब इनोवेटिव। हमने कहा सर A का मतलब क्या हो जाएगा? हमने कहा सर A का मतलब हो जाएगा, याद रखेंगे क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से जो लोग जुड़े हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करो, जल्दी से लाइक और शेयर करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। हाँ जी, क्या बताओगे आंसर? हमने कहा सर देखिए अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि सर FIACS में जो F है वो तो क्या हो गया? हमने कहा सर F का मतलब फ्लैंडर्स, I का मतलब हो गया बेटा, हमने कहा सर क्या? I का मतलब हो गया इनोवेटिव। फिर हो जाएगा बेटा हमने कहा सर क्या? हमने कहा सर A का मतलब हो जाएगा क्या? हमने कहा सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। आई का मतलब क्या है बेटा? हमने कहा सर आई का मतलब हो जाएगा इंटरैक्शन। क्या हो जाएगा? आई का मतलब इंटरैक्शन, फ्लैंडर्स इंटरैक्शन। फिर हो जाएगा ए का मतलब, हमने कहा सर ए का मतलब एनालिसिस। क्या है बेटा? एनालिसिस। फिर हमने कहा सर सी का मतलब क्या है? हमने कहा सर कैटेगरी। क्या है बेटा? कैटेगरी। और एस का मतलब क्या है बेटा? एस का मतलब है सिस्टम। तो क्या हो गया? हमने कहा सर ये है फ्लैंडर्स इंटरैक्शन, एनालिसिस, कैटेगरी, सिस्टम, जो कि हमने कहा सर फ्लैंडर से संबंधित है। और ये फ्लैंडर से संबंधित है और ये विद्यार्थियों याद रखना एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में, किसके? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में किस प्रकार से शाब्दिक व्यवहार होता है उस पर आधारित बनाई गई एक इंडेक्स है, जो हमारे कौन से? हमने कहा सर 20 प्रकार के शाब्दिक व्यवहारों का आकलन करने के लिए बनाया गया है। और ये 20 प्रकार के शाब्दिक व्यवहारों का आकलन करने के लिए क्या बनाया गया है? हमने कहा सर ये बनाया गया है FIACS। बोलो क्लियर? फ्लैंडर्स इंटरैक्शन, एनालिसिस, कैटेगरी, सिस्टम। बोलो क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े। अगला सवाल देखो क्या कहता है अगला सवाल आपका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसा है जो प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? बताओ प्रश्न कौशल के लिए सही कौन सा नहीं है? प्रश्न पूछने पर उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, हाँ अथवा ना वाले उत्तरों की प्रश्न की संख्या को बढ़ाना, सुनने में संवेदनशीलता को विकसित करना। बताओ प्रश्न कौशल के लिए इनमें से कौन सा एक सही नहीं माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? देखो अगर आप चाहते हो कि बच्चे आपसे प्रश्न पूछे, क्या पूछे? प्रश्न, तो आपको उनके प्रश्न पूछने के उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ जी करना चाहिए। क्या प्रश्नों, जब बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं उनको मोटिवेट या प्रोत्साहन करना चाहिए? बिल्कुल सही। हाँ या ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना चाहिए? नहीं। क्या सुनने में संवेदनशील? हाँ, बच्चा अगर सवाल पूछ रहा है तो आपको उनकी सुनने में संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन हमें याद रखना हाँ या ना वाले प्रश्नों की संख्या को नहीं बढ़ाना चाहिए। देखो अगर हम प्रश्नों की बात करें बेटा, तो प्रश्न जो होते हैं
ये प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते हैं बेटा जिनको हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। कौन से बेटा? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। और एक होते हैं जिनको हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। कौन से बेटा? ओपन एंडेड क्वेश्चंस। शॉर्ट में या हिंदी में कहूं तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन एयर को कहा जाता है बेटा बंद प्रश्नावली। क्या कहते हैं बेटा? बंद प्रश्नावली। जबकि याद रखना ओपन एंडेड को क्या कहते हैं? ओपन एंडेड को कहा जाता है खुली प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली बेटा? हमने कहा सर ओपन एंडेड को कहते हैं खुली प्रश्नावली। अब ध्यान सुना बेटा, वो प्रश्नावली जिसमें उत्तर केवल हां या ना में ही देना है, या तो हां या ना में, सत्य या असत्य में देना है, वो बंद प्रश्नावली। और जहां उत्तर देने की क्या हो? उत्तर देने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, खुले विचारों से आप क्या करो? हमने कहा सर खुले विचारों को प्रकट करो, तो वो कहलाती है खुली प्रश्नावली। अब एक बात बताओ, क्या चाहोगे आप क्या चाहोगे? बच्चा आपसे हां या ना वाली सवाल पूछे या मुक्त प्रश्न पूछे? हमने कहा सर जब वो अपने विचार अभिव्यक्त करेगा तभी तो उसमें प्रश्न कौशल विकसित होगा कि सर ये हुआ तो क्यों हुआ। ऐसे सवाल अगर वो पूछ रहा है इसका मतलब उसका क्वेश्चन प्रश्न कौशल सही माना जाएगा। लेकिन अगर वो केवल हाँ ना वाले सवाल की बात करें तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं बच्चे के विचारों को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। इसलिए हमें हाँ या ना वाले प्रश्न जो क्लोज एंडेड है उनको नहीं पूछना। जैसे नॉर्मली पूछा क्या देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, बच्चा या तो हाँ कहेगा या ना, लेकिन हमें इससे पता नहीं चलेगा कि उसको समझ में आया कि नहीं आया। तो हमेशा खुले विचारों की अभिव्यक्ति वाले प्रश्न और क्लोज एंडेड नहीं बल्कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस हमें स्वागत करने चाहिए। बोलो क्लियर? आगे बढ़े। अगला देखो क्या है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? प्रक्षेपी का मतलब क्या हो गया? हमने कहा सर प्रक्षेपी का मतलब हो गया प्रोजेक्टिव। क्या हो गया बेटा? प्रोजेक्टिव। तकनीक का मतलब क्या बेटा? तकनीक का मतलब है टेक्निक। क्या है बेटा? हमने कहा सर टेक्निक है। बताओ कौन सी एक इनमें से? हमने कहा सर कौन सी टेक्निक है? हमने कहा सर कौन सी इनमें से एक प्रक्षेपी तकनीक है? साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, निर्धारण मापनी या अवलोकन मापनी। देखो बेटा अवलोकन जो मापनी है ना, ये अवलोकन मापनी भी व्यक्तित्व का मापन तो करती है लेकिन ये अप्रक्षेपी है। प्रक्षेपी नहीं बल्कि कैसी है? अप्रक्षेपी है अवलोकन मापनी। और ये याद रखना ये जो है बेटा, ये हमने कहा सर अवलोकन मापनी हमारे व्यक्तित्व का मापन किस तरीके से करती है? वस्तुनिष्ठ तरीके से करती है। कैसे? वस्तुनिष्ठ तरीके से। निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल भी हमने कहा सर रेटिंग स्केल भी अप्रक्षेपी है और ये भी हमारे व्यक्तित्व का आकलन किस प्रकार से करती है? हमने कहा सर वस्तुनिष्ठ तरीके से करती है। कैसे करती है बेटा? वस्तुनिष्ठ तरीके से करती है। साक्षात्कार भी हमने कहा सर अप्रक्षेपी तरीका है और अप्रक्षेपी के बाद हमने कहा सर कैसा है? हमने कहा सर ये व्यक्तिनिष्ठ तरीका है। कैसा बेटा? व्यक्तिनिष्ठ तरीका है। अब बचा क्या? तो हमने कहा सर जो प्रक्षेपी तकनीक है उसका नाम है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और ये जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है इसी को कहा जाता है बेटा क्या? हमने कहा सर इसी को कहा जाता है थीमेटिक एप्रिसेप्शन। क्या कहते हैं बेटा? थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। शॉर्ट में इसी को क्या कहते हैं? TAT, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये एक ऐसा परीक्षण है बेटा जिसका निर्माण किसने किया था? तो हमने कहा सर इसका निर्माण किया था श्रीमान मुर्रे भाई साहब ने। किसने बेटा? मुर्रे भाई साहब ने किया था इन द ईयर 1935। क्या है? 1935। जबकि इसमें हमने कहा क्या हो गया समय के साथ? हमने कहा सर समय के साथ संशोधन हो चुका है। संशोधन करने का श्रेय जाता है इन्हीं की महिला मित्र जिनका नाम क्या था? मॉर्गन। और मॉर्गन महिला ने किया था ये कब? 1938 में। इसमें विद्यार्थियों कुल कार्ड की संख्या कितनी होती है? तो हमने कहा सर इसमें कुल कार्ड होते हैं, याद रखेंगे कितने बेटा? कुल कार्ड होते हैं 31 जिनको दो भागों में बांटा जाता है। और वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो हमने कहा सर कुल कार्ड 31 में से 30 + 1 का यहाँ प्रावधान होता है जिसमें 30 कार्ड तो वो होते हैं जिन पर क्या बने होते हैं? चित्र। इसका मतलब 30 कार्ड कैसे होते हैं? चित्रित। जबकि एक कार्ड कैसा होता है? सादा यानी कि ब्लैंक। अब चित्रित कार्डों की बात करें बेटा तो ध्यान सुना, ये जो 30 चित्रित कार्ड है इनको पुनः कितने भागों में बांटा है? हमने कहा सर इनको पुनः 3 भागों में बांटा है। और वो किस भागों में है? हमने कहा सर 10 + 10 + 10, जिनमें से हमने कहा सर 10 पर किसके चित्र हैं? 10 वो हैं जिन पर किसके चित्र हैं? पुरुषों के चित्र हैं। किसके बेटा? पुरुषों के चित्र है। और बचे हुए 10 पर किसके हैं? हमने कहा सर 10 वो हैं जिन पर महिलाओं के चित्र है। और 10 वो है जिन पर दोनों के या अन्य, हमने कहा सर दोनों के या अन्य के चित्र हैं, कुछ भी हो सकता है उन पर। तो ये है बेटा हमने कहा सर TAT परीक्षण, जो कि एक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण है जिसमें व्यक्ति अपने अचेतन मन की भावना कहां लाता है? बाहर। और वो परीक्षण जिसमें व्यक्ति क्या करे? वो परीक्षण जिसमें व्यक्ति अपने अचेतन मन के जो भाव हों, कौन से मन के भाव? अचेतन मन के जो भाव हों उनको बाहर निकालने लगे, उनको बाहर प्रकट करने लगे। तो उनको बाहर प्रकट करने लगे तो वही तकनीक कहलाती है बेटा कौन सी? हमने कहा सर वही तकनीक कहलाती है प्रक्षेपी तकनीक। कौन सी बेटा? प्रक्षेपी तकनीक कहलाती है जो व्यक्तित्व का मापन करती है। बोलो क्लियर है? यस और नो? हाँ कि ना? डन डना डन? बोलो आगे बढ़े। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला देखो क्या बेटा सवाल आपका? अगला है
सृजनात्मकता की जो प्रक्रिया है बेटा, उसमें समस्या समाधान की वो कौन सी अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाएं जो होती है उन पर ध्यान नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? आयोजन, अनुवादन, प्रबोधन या उद्भवन? बताओ क्या है? क्रिएटिविटी की वो ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति क्या करता है, जिसमें व्यक्ति असंगत इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन पर ध्यान नहीं देता है, उसका नाम क्या है? हमने कहा सर देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है बेटा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इस आदमी का, नाम है ग्राहम वाल्स। क्या नाम है बेटा? ग्राहम वाल्स। ग्राहम वाल्स ही वो व्यक्ति है जिसने किसकी प्रक्रिया बताई थी? ग्राहम वाल्स ही वो व्यक्ति है बेटा जिसने क्रिएटिविटी की प्रोसेस को बताया था और कहा कि क्रिएटिविटी की प्रोसेस में हमने कहा सर कितने तत्व होते हैं? चार हमने कहा सर क्या होते हैं? चार हमने कहा सर स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप होते हैं। और वो 4 स्टेप जो है बेटा वो कौन कौन से हैं? तो पहला स्टेप इन्होंने बताया था जिसका नाम है बेटा, हमने कहा सर क्या? जिसका नाम है प्रिपरेशन। क्या है बेटा? प्रिपरेशन। दूसरा इन्होंने बताया था जिसका नाम है बेटा इंक्यूबेशन। क्या है बेटा? इंक्यूबेशन। तीसरा इन्होंने बताया था जिसका नाम है इल्यूमिनेशन। क्या है बेटा? इल्यूमिनेशन। और अंतिम इन्होंने बताया था जिसका नाम है बेटा वेरिफिकेशन। क्या नाम है बेटा? वेरिफिकेशन। बताओ कितने स्टेप? हमने कहा सर 4 स्टेप। किसके स्टेप? हमने कहा सर सृजनात्मकता के। किसने बताए थे? हमने कहा सर ये बताए थे ग्राहम वाल्स ने। प्रिपरेशन को ही कहा जाता है बेटा किसकी अवस्था? हमने कहा सर तैयारी की अवस्था। किसकी अवस्था बेटा? तैयारी। जब शुरुआत हो रही है समस्या समाधान की तो वो तैयारी या प्लानिंग स्टेज है। इंक्यूबेशन को कहा जाता है, याद रखेंगे, उद्भवन। क्या कहते हैं बेटा? उद्भवन। या इसी को कहा जाता है उष्मायन। क्या कहते हैं? उद्भवन या उष्मायन। जबकि इल्यूमिनेशन जो है बेटा इसको कहा जाता है प्रदीपन। क्या कहते हैं? प्रदीपन। या इसी को कहा जाता है प्रबोधन। क्या कहते हैं? प्रदीपन या प्रबोधन। और अंतिम अवस्था है बेटा वेरिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है बेटा क्या? हमने कहा सर हिंदी में कहते हैं सत्यापन। क्या कहते हैं? सत्यापन। अब काम की बात क्या है बेटा? काम की बात यह है कि जब जब हमारे सामने क्या आती है समस्या, तो हम क्या करते हैं? हम उस समस्या के बारे में क्या करना शुरू करते हैं? सोचना प्रारंभ करते हैं। तो सोचने की तैयारी करना, तो सोचने की जो अवस्था है वो है प्रिपरेशन। जैसे ही समस्या के बारे में सोचते हैं, हमें डर लगता है कि हाय मोरी मैया जय का होगो, तो हम उसके बारे में सोचना क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए। हमने कहा सर समस्या के बारे में जो इररिलेवेंट चीजें हैं हम उनके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। तो छोड़ देना क्या है बेटा? उद्भवन है। छोड़ देने का काम है। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर समस्या का समाधान करने के लिए क्या पैदा होती है? सूझ पैदा होती है। सूझ यानी आइडिया आ जाता है और इस आइडिया के द्वारा हमें क्या मिल जाता है? हमने कहा सर समस्या का समाधान करने का तरीका मिल जाता है। समस्या का समाधान नहीं बल्कि समाधान के अनेक क्या मिल जाते हैं? हमने कहा सर तरीके मिल जाते हैं। और अंतिम रूप से हमने कहा सर जब वेरिफिकेशन सत्यापन होता है तो हम इस बात की जांच करते हैं कि हमारा तरीका सही है कि नहीं है। इस बात की जांच करने का काम हम करते हैं किसमें? सत्यापन में। तो एक बात बताओ बेटा क्या हो गया आंसर? हमने कहा सर अब आंसर तो मिल ही नहीं रहा है। वो अवस्था जिसमें बच्चा असंगत इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन के बारे में ध्यान नहीं देता है, मतलब ध्यान देना छोड़ देता है। और छोड़ने वाली कौन सी होती है? छोड़ने वाली वैसे तो बहुत होती है, लेकिन उसको जो हमें छोड़ देती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन स्टेज। इंक्यूबेशन मतलब उष्मायन। यहां इंसान कहीं ना कहीं सोचना क्या करता है? डन छोड़ देता है। बोलो क्लियर? तो हमने कहा सर आंसर क्या है? हमने कहा सर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डन। बोलो क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े। अगला सवाल। अगला है बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? विज्ञान, रूपग्राम, ध्वनिग्राम, वाक्य विन्यास। बताओ क्या है? हमने कहा सर देखो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जिसमें अगर हम बात करें फनिम जो होते हैं बेटा, ध्वनिग्राम जो होता है, साउंड जो होता है, वो हमारी सबसे छोटी इकाई है। क्या है बेटा? सबसे छोटी इकाई क्या है? हमने कहा सर सबसे छोटी इकाई है ध्वनिग्राम, उससे बड़ी है रूपग्राम, उससे बड़ी है वाक्य विन्यास। अब क्या? ध्यान सुनना बेटा। ध्वनिग्राम का मतलब क्या हो गया? ध्वनिग्राम मतलब किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनिग्राम। और जब ये ध्वनि में अर्थ जुड़ जाए तो उसका रूप स्ट्रक्चर बन जाती है। तो हमने कहा सर जब ध्वनि में क्या जुड़ जाता है? अर्थ जुड़ जाए तो वो बन जाता है, हमने कहा सर, रूपग्राम। और रूपग्राम में जब अर्थ जुड़ गया मतलब शब्द बन गया, तो कई सारे शब्दों को जोड़कर जो बनता है, जो सार्थक होता है, शब्दों को जोड़कर जो बना वो क्या है? हमने कहा सर वो बना है आपका वाक्य विन्यास। क्या है? वाक्य विन्यास। समझना कैसे? एक छोटा बच्चा अपने मुंह से क्या करता है? तो उसके मुंह से क्या आ रहा है? साउंड आ रहा है। लेकिन इसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। और वो साउंड तो है, बोल तो रहा है। तो हमारी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई है वो है ध्वनि। बच्चे करते ना ये जो आवाज, ये क्या कहलाती है बेटा? हमने कहा सर ये छोटी इकाइयां जो हमारे मीनिंगफुल नहीं होती है पर होती है। लेकिन एक बात बताओ, बच्चे ने धीरे धीरे क्या किया? ध्वनियों का उच्चारण करते करते शब्दों को बोलना सीखा। और बच्चे ने बोला हाँ,
पा मा कुछ तो है, स्ट्रक्चर बनाई उसने, ये क्या है, रूपग्राम है। क्या है, रूपग्राम। और फिर धीरे धीरे बच्चा क्या बोलेगा, पा पा आ ओ भू भू पेन, धीरे धीरे दो दो शब्दों को जोड़कर क्या बनाया, वाक्य। क्या बात क्लियर हुई। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज नोन एज, हमने कहा सर क्या है, फनीम, जिसको हम ध्वनिग्राम भी कहते हैं। बोलो डन डना डन। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है बेटा, कौन सी थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन जो होता है, इसको सर्वाधिक अच्छे ढंग से क्या किया जा सकता है, सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित यानी एस्टिमेट किया जा सकता है। बताओ कौन सा सवाल है जो बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। ध्यान से देखना बेटा, एक एक सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। बताओ कौन सा है जो बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाला सवाल है। बताओ, पहला सवाल है, इसे कौन बता सकता है, सही उत्तर बताएं। क्या आप इस उत्तर का इसका उत्तर बता सकते हैं, या इसे कितने भिन्न भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। बताओ ऐसा कौन सा सवाल है जो बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। क्या बताओगे बेटा, क्या बताओगे इसका आंसर, जल्दी से बताओ, क्या बताओगे इसका आंसर। हाँ, हमने कहा सर देखिए, क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है, कौन सी थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन। व्हाट इज सृजनात्मक चिंतन, हमने कहा सर क्रिएटिव थिंकिंग जहां जहां होती है तब इंसान क्या करता है, समस्या के बारे में सोचता है और समस्याओं का क्या ढूंढता है, समाधान। लेकिन एक समस्या का एक नहीं बल्कि अनेक समाधान ढूंढता है। तो एक बात बताओ, आप खुद सोचो बेटा, मैंने सवाल पूछा, बताओ इसे कौन बता सकता है, बच्चा हाथ कर, मैं बता सकता हूं। उसने क्या बोला, मैं, खत्म हो गया आंसर। तो समस्या का कितना समाधान, एक ही हुआ। सही उत्तर बताएं, सही उत्तर बताएं, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में से कोई एक सही उत्तर होगा, मतलब आंसर कितना, एक। अच्छा फिर बताओ, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। बच्चा क्या करेगा, हां या ना, यही जवाब देगा, तो आंसर कितना आएगा, एक। लेकिन अंतिम सवाल पढ़ो, इसे कितने भिन्न भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। अलग अलग तरीकों से हल करना है तो बताओ समस्या का एक सॉल्यूशन आएगा या अनेक। हमने कहा सर अनेक। और जहां मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं वहीं छुपी होती है हमारी क्रिएटिविटी। तो जितने हम भिन्न भिन्न तरीकों से, अलग अलग तरीकों से समस्याओं का समाधान करते हैं, वही हमारी क्रिएटिविटी या हमारे, हमने कहा सर, सृजनात्मक चिंतन को दर्शाता है। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका, सूक्ष्म शिक्षण क्या है। बेटा सवाल क्या है, देखो ध्यान से पढ़ना। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, मूल्यांकन शिक्षण है, वास्तविक शिक्षण है, अवश्रेणीयन शिक्षण है, या प्रभावशाली शिक्षण है। देखो बेटा, सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण का मतलब क्या बेटा, हमने कहा सर सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है माइक्रो टीचिंग। क्या होता है, माइक्रो टीचिंग, जिसके जनक कौन माने जाते हैं, माइक्रो टीचिंग जिसके जनक माने जाते हैं ड्वाइट डी एलन। क्या है बेटा, ड्वाइट, डब्ल्यू डी एलन, याद रहेगा, डब्ल्यू डी एलन के द्वारा यह विधि दी गई थी माइक्रो टीचिंग की, जिसमें क्या होता है, बच्चे के विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों का विकास होता है। ठीक है, शिक्षण कौशल का विकास होता है, और न केवल शिक्षण कौशल का विकास होता है बल्कि इसके द्वारा बच्चे के शिक्षण कौशल में क्या किया जाता है, शिक्षण कौशल में आने वाली जितनी भी कमियां हैं, शिक्षण कौशल की कमियों की क्या की जाती है, हमने कहा सर कमियों की पहचान भी की जाती है, कि अगर कहीं बच्चा पढ़ाते समय गलती कर रहा है तो पहचान की जा सकती है। साथ में हमने कहा सर शिक्षण कौशल का क्या किया जा सकता है, अगर गलती या कमी की पहचान हुई तो उन कमियों में क्या किया जाएगा, हमने कहा सर उन कमियों में सुधार भी किया जाता है, सुधार किया जाता है। और अंतिम रूप से हमने कहा सर व्यवसायिक, प्रोफेशनल तरीके से क्या सिखाया जाता है, व्यवसायिक शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रोफेशनल टीचिंग क्या होती है, उस व्यवसायिक शिक्षण कौशल का क्या दिया जाता है, हमने कहा सर ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो एक बात बताओ, हमसे पूछा है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, क्या ये इफेक्टिव टेक्निक है, हाँ ये भी है, वास्तविक है, हाँ ये भी है, मूल्यांकन है, हाँ ये भी है। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण बीएड की स्कूलों में, एमएड की स्कूलों में, बीएसटीसी में करवाया जाता है अवश्रेणीयन शिक्षण, जिसको हम क्या कहते हैं, रेमेडियल टीचिंग। क्या है बेटा, रेमेडियल टीचिंग। और दो शब्द बता रहा हूं, उनसे आपका काम हो जाएगा बेटा। दो शब्द होते हैं, देखो एक शब्द होता है जिसका नाम है डायग्नोसिस। कौन सी चीज बेटा, हमने कहा सर डायग्नोसिस। और दूसरा होता है रेमेडी। क्या होता है बेटा, रेमेडी। और रेमेडी और डायग्नोसिस का हिंदी मीनिंग क्या है, हमने कहा सर देखो डायग्नोसिस का मतलब हिंदी में होता है निदान, और बेटा हमने कहा सर जो रेमेडी है इसका मतलब होता है उपचार। और निदान किसका करोगे, निदान का मतलब होता है बेटा क्या करना, जो भी कमी आई है उसकी हमने कहा क्या करना, पहचान करना, निदान कहलाता है। और जो कमी आई है उसे पहचान करके उसमें क्या करना, सुधार करना, उपचार करना कहलाता है। तो एक बात बताओ, सूक्ष्म शिक्षण में बच्चे के, हमने अभी लिखा था शिक्षण कौशल की कमियों में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है, मतलब ये एक प्रकार की रेमेडियल टीचिंग है। इसलिए आंसर क्या हुआ, हमने कहा सर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो। हल, मैकडूगल, फ्राइड, मैस्लो, आवश्यकता पदानुक्रम का, मूल प्रवृत्तियों का, मनोविश्लेषणवाद का, प्रणोद अवकलन का। बताओ आंसर क्या है।
हमने कहा सर देखियो क्लार्क हल जो है इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। कौन सी बेटा, पुनर्बलन का सिद्धांत। और याद रखना रीइंफोर्समेंट थ्योरी को ही क्या कहते हैं, प्रणोद अवकलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो 4 में क्या आ गया ए। प्रणोद अवकलन का मतलब क्या बेटा, प्रणोद अवकलन का मतलब होता है ड्राइव न्यूट्रल थ्योरी। कौन सी बेटा, ड्राइव न्यूट्रल थ्योरी भी इसी को कहते हैं, ड्राइव न्यूट्रल थ्योरी। बोलो क्लियर। फिर हम बात करें बेटा तो मैकडुगल भाई साहब जो थे इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट्स। क्या दी थी बेटा, थ्योरी ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट्स। और बेसिक इंस्टिंक्ट्स की थ्योरी मतलब क्या होता है, हमने कहा सर मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। तो यहां हो गया बी। सिगमंड फ्राइड बेटा याद करो, एन इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस, साइको लोगों का एनालिसिस करने के लिए इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। और अंतिम अब्राहम मैस्लो भाई साहब याद करो बेटा, इन्होंने जो दी थी इसको हम कहते हैं नीड हायरार्की थ्योरी। कौन सी बेटा, नीड हायरार्की थ्योरी भी कहते हैं, जो दी थी हमने कहा सर किसने, अब्राहम मैस्लो ने। तो आंसर क्या हो गया, ए में 4 आ रहा है, बी में 2, सी में 3। ए में 4, बी में 2, सी में 3 और डी में 1। आंसर क्या हो गया, हमने कहा सर बी इज द राइट आंसर, जो होता है 4 2 3 1। बोलो क्लियर है, यस और नो। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या है, अगला है कि इनमें से कौन सा एक अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। अभ्यास का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। ध्यान से सुनिएगा प्यारे मित्रों, देखिएगा यहां पर एक विधि दी गई है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। बोलो कौन सी विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अभिक्रमित अनुदेशन को ही याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। कौन सा बेटा, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी पीआई मेथड या पीएल मेथड भी कहते हैं, मतलब प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड भी कहते हैं। और इसी का जनक माना जाता है एक व्यक्ति को जिसने किताब लिखी थी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। नाम क्या है उन भाई साहब का, बी.एफ. स्किनर, जिसमें इन्होंने कहा कि देखो एक ऐसा अनुदेशन है, एक ऐसा अनुदेशन है जिसमें शिक्षक क्या होगा, शिक्षक हमने कहा सर, शिक्षक जो होगा वो प्रत्यक्ष रूप से बेटा हमने कहा सर उपस्थित नहीं होगा, मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो क्या है, अनुपस्थित है। और हर चीज वहां पर हमने कहा सर क्या क्या, हमने कहा सर छोटी छोटी स्लाइड में दी गई होती है और बच्चा खुद क्या करता है उन छोटी छोटी स्लाइड पर, उन छोटी छोटी स्लाइड पर बेटा बच्चा जो होता है वो खुद अनुक्रियाओं के द्वारा रेस्पॉन्स देकर के सीखता है। और जब वो अनुक्रिया देता है तो अनुक्रिया देने से उसको क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है और बच्चा सीखता है। और इसमें बच्चे को छोटी छोटी स्लाइड बना दी जाती है, बच्चा सक्रिय रहकर रेस्पॉन्स देता है और उसको पुनर्बलन मिलता है। इसका मतलब तीनों लागू है लेकिन एक लागू नहीं है, और वो कौन सा, इसमें कोई प्रैक्टिस का सिद्धांत नहीं होता है। बोलो क्लियर। तो आंसर क्या हो गया, हमने कहा सर डी इज द राइट आंसर। कौन सा, डी, या माफ करना ए इज द राइट आंसर। और याद रखेंगे पूछा जाए अभिक्रमित अनुदेशन का जनक कौन है, हमने कहा सर व्यक्ति का नाम क्या है, श्रीमान बी.एफ. स्किनर। बोलो क्या नाम है, बी.एफ. स्किनर। बोलो क्लियर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या बेटा सवाल आपका। अगला सवाल है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है बेटा थॉर्नडाइक, और इन थॉर्नडाइक के अनुसार जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है जिसको हमने कहा स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी है बेटा, इस सिद्धांत में हमने सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं माना है, क्रिया प्रसूत व्यवहार, अंतर्नोद का सिद्धांत, अभिप्रेरक या उद्दीपक। देखो हमने कहा सर उद्दीपक अनुक्रिया में उद्दीपक शब्द आ रहा है तो बिल्कुल सही बात है ये तो, कि स्टिमुलस तो वहां होगा ही होगा। और जब जब व्यक्ति स्टिमुलस के प्रति क्या करेगा, स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स देगा, तो रेस्पॉन्स तभी देगा जब उसके पास क्या होगा, उस रेस्पॉन्स को देने का मोटिवेशन होगा। अंतर्नोद यानी कि ड्राइव तभी होगा। तो हमने कहा सर ड्राइव के कारण ही तो व्यक्ति क्या करता है, उस चालक के कारण स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स देता है। लेकिन क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का व्यवहार जो है बेटा, ये एस आर नहीं बल्कि आर एस थ्योरी पर आधारित है। और यही आर एस थ्योरी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया की जो दी है बेटा, ये थॉर्नडाइक ने नहीं, ये एक व्यक्ति ने दी थी जिनका नाम क्या है, हमने कहा सर बी.एफ. स्किनर। बोलो क्या नाम है, बी.एफ. स्किनर, जिनको क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ एक्टिव कंडीशनिंग, यानी कि क्या कहते हैं, हमने कहा सर इन्हीं को कहा जाता है सक्रिय अनुबंधन का जनक। बोलो किसका, सक्रिय अनुबंधन का जनक कौन, हमने कहा सर बी.एफ. स्किनर। बोलो क्लियर। तो इन्होंने आरएस थ्योरी दी थी, किसको उलट करके, हमने कहा सर थॉर्नडाइक की थ्योरी को पलट करके। थॉर्नडाइक ने एसआर दी और इन्होंने कौन सी दी, आरएस। तो ध्यान से सुनना बेटा, कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। देखो 3-4 थ्योरियां, एसआर थ्योरी, एक है बेटा आरएस थ्योरी, आरएस थ्योरी, एक है बेटा सीआर थ्योरी, कौन सी, सीआर थ्योरी, एक है बेटा एस टाइप थ्योरी, कौन सी बेटा, एस टाइप थ्योरी, एक है बेटा आर टाइप थ्योरी, कौन सी थ्योरी, आर टाइप की थ्योरी। तो ये आप छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखेंगे कि ये क्या है। तो हमने कहा सर देखो एस आर थ्योरी जिसने दी उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम है थॉर्नडाइक। क्या नाम है, थॉर्नडाइक। आर एस थ्योरी जिसने दी उसका नाम क्या है बेटा, स्किनर।
सीआर थ्योरी जिसने दी बेटा उसका नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। अच्छा, फिर इसी को हम एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं, जो दी है बेटा किसने, हमने कहा सर ये भी दी है पावलोव ने। और अंतिम आर टाइप की थ्योरी ये जो दी है बेटा हमने कहा सर स्किनर ने। बोलो क्लियर। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें कॉपी में उतार लेना, बहुत काम की है। बोलो क्लियर। तो हमने कहा सर थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है वो सभी पर लागू होता है, लेकिन इसमें क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया जैसी कोई बात नहीं। बोलो क्लियर। आगे बढ़े, अगला सवाल देखें बेटा। अगला सवाल देखो क्या कहता है, इनमें से निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम में गेने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। प्रत्यय अधिगम, शाब्दिक अधिगम, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम। देखो बेटा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, हमने कहा सर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट गेने। बोलो क्या नाम था, रॉबर्ट गेने। इन्होंने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कुल कितने प्रकार बताए, 8, जिसमें सबसे पहला बताया बेटा संकेत अधिगम द्वारा सीखना। दूसरा बताया था बेटा इन्होंने कौन सा, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा सीखना। तीसरा इन्होंने बताया था बेटा, याद रखेंगे, जिसको हम कहते हैं चेन लर्निंग, यानी हमने कहा हिंदी में नाम हो जाता है श्रृंखला में सीखना। तीसरा के बाद चौथा इन्होंने बताया था वर्बल एसोसिएशन, जिसको हम कहते हैं बेटा शब्द साहचर्य सीखना। पांचवा इन्होंने बताया था बेटा डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग, जिसको हम कहते हैं बहुविभेदकारी सीखना, बहुविभेदकारी सीखना। फिर बेटा छठे नंबर पर इन्होंने बताया था कंसेप्ट लर्निंग, जिसको हम कहते हैं संप्रत्यय सीखना। सातवें नंबर पर इन्होंने बताया था बेटा जिसको हम कहते हैं नियम यानी कि रूल्स सीखना। और आठवें नंबर पर बेटा बताया था इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्यूशन लर्निंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समस्या समाधान सीखना। इस प्रकार से इन्होंने अपने किताब में 8 प्रकार बताए। अब हमसे पूछा है किस अधिगम को इन्होंने अपनी अधिगम सोपानकी में सबसे निम्न, सबसे नीचे रखा है। तो आप खुद ही देख लो बेटा सबसे नीचे कौन सा है, सबसे नीचे आ जाता है संकेत अधिगम। इसलिए आंसर क्या है यहाँ पर, हमने कहा सर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, हमने कहा सर आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा, सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला देखो क्या कहता है बेटा सवाल आपका। अगला सवाल है कि शिक्षण के दौरान आवाज में जो उतार चढ़ाव आता है बेटा, ये किसका उदाहरण है, उद्दीपन परिवर्तन का, प्रस्तावना कौशल का, पुनर्बलन कौशल का या समापन कौशल का। आवाज में जब पढ़ाते समय ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता है तो इससे स्टिमुलस के प्रति जो रेस्पॉन्स होता है वो ऊपर नीचे होता है। मतलब क्या है, हमने कहा सर आवाज में परिवर्तन, आवाज एक प्रकार का क्या है, आवाज एक प्रकार का विद्यार्थियों के लिए स्टिमुलस है, और जैसे ही इसमें उतार चढ़ाव आया उद्दीपक में क्या आया, परिवर्तन। इसलिए आंसर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या कहता है, इनमें से कौन सा एक संप्रेषण की प्रक्रिया का तत्व नहीं है, माध्यम, अंतःक्रिया, प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन। बताओ इनमें से कौन सा एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं माना जाता है, क्या बताओगे बेटा, कौन सा नहीं माना जाएगा, बताओ कौन सा नहीं माना जाएगा, क्या बताओगे, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का कौन सा पार्ट नहीं है। हमने कहा सर देखो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत कहां से होती है, सबसे पहले एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है सेंडर। क्या नाम है बेटा, सेंडर। सेंडर क्या करता है, सेंडर अपना मैसेज यानी कि संदेश भेजता है, भेजने के लिए उपयोग लेता है एक मीडियम यानी माध्यम का, और वो माध्यम क्या करता है बेटा, हमने कहा सर वो जो माध्यम है, मीडियम है, वो उसकी एनकोडिंग कर देता है। बोलो क्या कर देता है, एनकोडिंग कर देता है। और एनकोडिंग करके बेटा वो किसी दूसरे माध्यम के पास पहुंचाता है, और दूसरा माध्यम उसकी क्या करता है बेटा, हमने कहा सर डी कोडिंग करता है। क्या करता है, डी कोडिंग करता है। डी कोडिंग होके वो चीज पहुंचती है किसके पास बेटा, डी कोडिंग होके वो पहुंचती है किसी भी रिसीवर के पास, और रिसीवर को समझ में आया कि नहीं आया वो इस पर अपना क्या देगा, फीडबैक देगा, जिसको देगा वो व्यक्ति कौन, सेंडर। तो हमने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 स्टेप्स में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें एक माध्यम होता है, सेंडर और मैसेज के बीच में जो माफ करना सेंडर रिसीवर के बीच में मैसेज है उससे अंतःक्रिया होती है, फीडबैक भी होता है, लेकिन पुनर्बलन जैसी कोई चीज इसमें नहीं होती। क्या नहीं होती, फीडबैक के बाद हमने कहा सर रीइंफोर्समेंट जैसा कोई काम नहीं होता है किसमें, हमने कहा सर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, अगला है जो मंदित बना, एम्बेसाइल चाइल्ड होते हैं बेटा, मंदित बना, उनकी शिक्षा के लिए कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है, व्यक्तिगत अनुदेशन, त्वरण उपागम, संवर्धन उपागम या उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या। देखिएगा जो मंदित मना होते हैं इनके लिए ही बेटा हमने कहा सर 2 प्रकार की टीचिंग होती है, एक का नाम है डायग्नोस्टिक टीचिंग, कौन सी बेटा, डायग्नोस्टिक, और दूसरे का नाम है रेमेडियल टीचिंग, कौन सी बेटा, रेमेडियल टीचिंग। हिंदी में कहूं तो इसी को कहते हैं निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण जो होता है बेटा, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण कौन से बालकों के लिए होता है, हमने कहा सर निदानात्मक मतलब कमियों की पहचान, क्या करना, कमियों की पहचान करना, और उस पहचान करने के बाद उन कमियों में क्या करना, कमियों की पहचान करने के बाद उन कमियों में सुधार करना, क्या करना बेटा, हमने कहा सर कमियों में सुधार करना उपचारात्मक कहलाता है। तो हमने कहा सर आंसर क्या हो जाएगा, हमने कहा सर ये काम होता है किसके लिए बेटा, हमने कहा सर ये काम होता है, हमने कहा सर मंदित मना के लिए। तो देखो हमने क्या कहा, हमने बच्चे को पर्सनली जाकर क्या दी बेटा, क्या बताओगे, पर्सनली जाके बच्चे की कमियों को पहचान किया और उस कमियों को दूर किया।
तो हमने कहा सर क्या है, ये कहलाता है व्यक्तिगत अनुदेशन। बाकी त्वरण, संवर्धन और उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या जो होती है बेटा, ये किसके लिए होती है, ये होती है दूसरे बच्चे के लिए जिसका नाम क्या है, हमने कहा सर जिसका नाम है गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। कौन सा चाइल्ड, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, यानी क्या बेटा, हमने कहा सर प्रतिभाशाली बालक। कौन सा बालक बेटा, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए सारे काम किए जाते हैं। कौन से बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए किए जाते हैं। बोलो क्लियर है, यस और नो। आगे बढ़े, अगला देखो क्या कहता है बेटा सवाल आपका। अगला है, इनमें से कौन सा एक कथन है जो सत्य नहीं है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख की प्रक्रिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो बताओ कौन सा है। हाँ क्या बताओगे, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज, इज दैट ट्रू और नॉट। या फिर अगला कहता है कि ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, सी कहता है डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, या फिर एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इनमें से कौन सा एक सत्य नहीं है। तो हमने कहा सर देखिए, विकास जो है ये विकास याद रखना विद्यार्थियों, विकास के लिए कहा जाता है कि विकास ना केवल विद्यार्थियों हमने कहा सर मात्रात्मक होता है, बल्कि मात्रात्मक के साथ साथ हमने कहा सर गुणात्मक भी होता है। कैसा होता है, मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। इसका मतलब क्या हमने कहा सर, हमने कहा सर ना केवल क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटी में परिवर्तन को दर्शाता है, बल्कि ये हमारी क्वालिटी में परिवर्तन को भी दर्शाता है, मतलब क्वालिटेटिव भी होता है। ये शारीरिक पक्ष को भी दर्शाता है, मानसिक संवेगात्मक आदि पक्षों को भी दर्शाता है। तो विकास केवल मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। बोलो क्लियर, आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। अगला है, किसी क्षेत्र विशेष में बालक की जो विशिष्ट योग्यता है या विशिष्ट क्षमता है उसको क्या कहते हैं, मूल्य, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता या रुचि। ध्यान सुनना, किसी भी एरिया में, किसी भी काम में, जैसे मेरी पढ़ाने में क्या है, एक अच्छी योग्यता है, अच्छा कौशल है, अच्छी क्षमता है, तो ये मेरी क्या है बेटा, हमने कहा सर इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है, याद रखेंगे, किसी भी इंसान की किसी एक काम में की जाने वाली विशिष्ट योग्यता, विशिष्ट क्षमता को ही अभिक्षमता कहते हैं। और ये अभिक्षमता हमारी वर्तमान कैपेसिटी को दर्शाती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एप्टीट्यूड। क्या कहते हैं बेटा, हमने कहा सर इसी को कहा जाता है क्या बेटा, हमने कहा सर एप्टीट्यूड कहते हैं। बोलो क्लियर, यस और नो। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। अगला सवाल है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या है बेटा, अगले में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेरोम ब्रूनर। इन्होंने जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था बताई है, प्रतिबिंबात्मक का मतलब क्या बेटा, हमने कहा सर आइकॉनिक स्टेज इन्होंने बताई है। और पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है वो किस अवस्था से मिलती जुलती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेगात्मक संवेदी गामक अवस्था। तो हमने कहा सर देखो, जीन पियाजे की भी अनेकों अवस्थाएं हैं, उनमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहली अवस्था थी, याद करो, जन्म से 2 वर्ष की। कौन सी बेटा, जन्म से 2 वर्ष वाली, जिसका नाम क्या था, जन्म से 2 वर्ष की संवेदी गामक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक का नाम क्या था, हमने कहा सर 2 से 7 वर्ष तक की, 2 से 7 वर्ष तक की हमने कहा सर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर हमने पढ़ा सर 7 से लेकर 11 वर्ष तक की, 7 से लेकर 11 वर्ष तक की हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और अंतिम हो जाएगी बेटा 11 वर्ष से ऊपर वाली, 11 वर्ष से ऊपर वाली हमने कहा सर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब वो कौन सी है जिसमें ब्रूनर ने कहा कि आइकन्स, प्रतिबिंब हमें दिखाई देने लगते हैं, और ऐसे ही प्रतिबिंब आइकन्स जो होते हैं वो जीन पियाजे के भी सिद्धांत में देखने को मिलते हैं। तो हमने कहा सर वो अवस्था का नाम है, हमने कहा सर कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि यहां पर एक स्टेज आती है बेटा जिसको हम कहते हैं, याद रखना, पूर्व संक्रियात्मक में ही क्या कहते हैं, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था भी इसी को कहते हैं। और ये जो पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था है, जिसको हमने अंग्रेजी में क्या कहा बेटा, इसी को अंग्रेजी में कहा प्री कंसेप्चुअल स्टेज। कौन सी स्टेज बेटा, प्री कंसेप्चुअल स्टेज कहा। याद रखेंगे, प्री कंसेप्चुअल स्टेज में बच्चा भाषाओं को अपने माध्यम से बोलना, भाषाओं को अपने संकेतों, प्रतीकों या चिन्हों से प्रकट करने लगता है। और संकेत, प्रतीक, चिन्ह को ही हमने क्या कहा, प्रतिबिंबात्मक अवस्था का, आइकन्स के द्वारा प्रदर्शित करना कहा, इसलिए बी आंसर सही। अगला, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत जो है उनसे संबंधित नहीं है। गुण सिद्धांत से संबंधित कौन नहीं है, फ्राइड, ऑलपोर्ट, केटल या आइजेंग। देखो, व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है, एक था हमारा प्रारूपागम, दूसरा था शील गुणोपागम। तो इनमें से कौन सा है जो ये कहता है कि हमारे गुण, शील गुण जो होते हैं उनसे संबंधित नहीं है। तो हमने कहा सर देखिए क्या कहा, हमने कहा सर हमारी पर्सनालिटी को हमने समझाने के लिए कितने भागों में डिवाइड किया, हमने कहा सर 2 भागों में डिवाइड किया। एक का नाम रखा हमने कौन सा बेटा, एक का नाम रखा प्रारूप उपागम और दूसरे का नाम रखा शील गुण या विशेषक उपागम। ध्यान सुना, प्रारूप उपागम को ही हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, टाइप अप्रोच, और शील गुण को कहते हैं ट्रेट अप्रोच। याद रखना बेटा, क्या याद रखोगे, इसमें हमने कहा सर प्रारूप उपागम ये मानता है कि जो एक व्यक्ति होता है, उस एक व्यक्ति का हमने कहा सर जिंदगी भर कितना व्यक्तित्व होता है,
एक ही व्यक्तित्व होता है, वन पर्सन वन टाइप ऑफ पर्सनालिटी। लेकिन शीलगुण उपागम ये कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के अनेक व्यक्तित्व, मेनी टाइप ऑफ पर्सनालिटी, वन पर्सन एंड मेनी टाइप ऑफ पर्सनालिटी वाली बात किसने कही? हमने कहा सर ये बात कही थी, याद रखेंगे किसने? हमने कहा सर शीलगुण उपागम ने। और ये जो तीनों है बेटा, हमने कहा सर ऑलपॉट, केटल और आइजेंग, ये शीलगुण से संबंधित है। लेकिन सिगमंड फ्राइड का संबंध इनमें से किसी से भी नहीं है। वो प्रारूप उपागम में आता है, क्योंकि वो कार्ल युंग आदि का गुरु है। जिन्होंने कार्ल युंग और आदि की बात कही वो फ्राइड भाई साहब है। बोलो क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े? हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ जी, तो यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या कहता है बेटा। अगला सवाल आपका, अगला सवाल ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? कौन सा सही है? प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकारिता। अगला है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारीकरण। अगला है बारंबारता, विधिकता, मौलिकता, विस्तारीकरण। अगला है प्रवाह, व्यवहारिकता, मौलिकता, विस्तारीकरण। तो हमने कहा सर देखिए, क्रिएटिविटी के कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है। और वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो पहला आ जाता है विद्यार्थियों, जिसका नाम क्या है? मौलिकता। क्या है? मौलिकता। मौलिकता के बाद दूसरा क्या है बेटा? हमने कहा सर मौलिकता के बाद दूसरा आ जाता है जिसका नाम है विद्यार्थी, याद रखेंगे, हमने कहा सर जिसको हम कहते हैं लचीलापन। क्या कहते हैं बेटा? लचीलापन। अब चाहे इसको आप लचीलापन कहो या इसी को हम कहें अनेक समस्या के समाधान अनेक, वो कहो, विविधता कहो, एक ही बात है। तीसरा आ जाता है धारा प्रवाह और अंतिम आ जाता है विस्तारीकरण, संवेदनशीलता। इसलिए आंसर क्या हो जाता है? बी। और ये चारों बताए किसने? टॉरेंस ने। और टॉरेंस को ही कहते हैं फादर ऑफ क्रिएटिविटी। अगला देखो क्या है? अगला है 4-5 वर्ष का बालक है, वो अपने पिता की अपेक्षा अपने माता से अत्यधिक प्रेम करता है। किससे? माता से अधिक प्रेम करता है और उसकी भावनाएं अपनी माता के प्रति विकसित हो जाती है। तो बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को इसके द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा क्या नाम दिया गया था? पराहम, नार्सिसम, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। देखिएगा, एक व्यक्ति थे बेटा जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सिगमंड फ्राइड। बोलो क्या नाम था? सिगमंड फ्राइड। और इसी सिगमंड फ्राइड के द्वारा हमारे अंदर पाई जाने वाले विद्यार्थियों 2 मनोग्रंथियों के बारे में बताया गया। कितने? 2 मनोग्रंथियों के बारे में बताया गया था। और 2 मनोग्रंथियां जो इन्होंने बताई थी बेटा, जिसमें एक का नाम क्या बेटा? एक का नाम है इलेक्ट्रा। क्या नाम है बेटा? एक का नाम है इलेक्ट्रा। और दूसरी का नाम क्या है बेटा? दूसरी का नाम है ऑडिपस। क्या नाम है बेटा? ऑडिपस। बताओ कितनी हो गई? इलेक्ट्रा और ऑडिपस 2 हो चुकी है। इलेक्ट्रा की बात करेंगे बेटा, तो इलेक्ट्रा के बारे में हम क्या कहेंगे? हमने कहा सर इलेक्ट्रा किस में पाई जाती है? बालिकाओं में। और ऑडिपस किस में पाई जाती है? हमने कहा सर ऑडिपस पाई जाती है बालकों में। बालिका को किससे प्रेम करना सिखाती है ग्रंथि? ये बालिकाओं को पितृ प्रेम, मतलब पिता से तो प्रेम करना, और मातृ घृणा की ग्रंथि इसको माना जाता है कि माताओं से बच्चियों में थोड़ी सी उतना प्रेम नहीं होता जितना पिता से होता है। जबकि बालक किससे प्रेम करता है? अपने माता से प्रेम करता है, तो ये मातृ प्रेम की। और हमने कहा सर पिता से थोड़ी सी घृणा, मतलब इसका मतलब पितृ घृणा की ग्रंथि इसको माना जाता है। बोलो क्लियर? तो हमने कहा सर हमसे कहा जा रहा है कि 4-5 वर्ष का बालक है, तो बालक में तो पहली बात कौन सी होती है? ओडिपस। और वो अपनी माता से प्रेम करता है, तो उसकी वाली ग्रंथि का नाम क्या हो गया? उसकी वाली ग्रंथि का नाम हो गया बेटा कौन सी? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। कौन सा? ऑडिपस। बोलो क्लियर है? यस और नो? आगे बढ़े। अगला देखो क्या कहता है बेटा सवाल आपका। अगला सवाल आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? सादृश्यता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का, आंशिक क्रिया का, या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का। हमने कहा सर देखिएगा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बेटा क्या? हमने कहा सर व्यक्ति का नाम है थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने किसके नियम बताए बेटा? हमने कहा सर थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बताए। किसके नियम बेटा? सीखने के नियम, प्रिंसिपल्स, या फिर यूं कहूं कि रूल्स ऑफ लर्निंग बताए थे। सीखने के क्या बताए थे? हमने कहा सर इन्होंने सीखने के नियम बताए थे। और सीखने के नियम को 2 भागों में बांटा था। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? हमने कहा सर एक है प्राथमिक और दूसरे हैं द्वितीयक। दूसरे कौन से हैं बेटा? द्वितीयक कहो, या द्वितीयक को ही हम क्या कह सकते हैं? द्वितीयक, या इसी को हम कह सकते हैं गौण। क्या कह सकते हैं बेटा? गौण। सेकेंडरी भी कह सकते हैं। अब देखो इनमें कितने कितने नियम हैं और कौन कौन से हैं। तो द्वितीयक में आते हैं बेटा कौन सा? हमने कहा सर पहला आता है आंशिक क्रिया का नियम। किसका बेटा? हमने कहा सर पहला है आंशिक क्रिया का नियम। दूसरा है बेटा कौन सा? हमने कहा सर दूसरा है जिसको हम कहते हैं मानसिक विन्यास का नियम। कौन सा बेटा? हमने कहा सर दूसरे का नाम है मानसिक विन्यास का नियम। तीसरा कौन सा है बेटा? तीसरा हमने कहा सर आंशिक मानसिक के बाद आ जाता है जिसको हम सादृश्यता का या आत्मीकरण का भी नियम कहते हैं। सादृश्यता के बाद आ जाता है बेटा चौथा, जिसको हम कहते हैं आत्मीकरण का नियम। किसका बेटा? आत्मीकरण का नियम। और अंतिम आ जाता है बेटा कौन सा? तो हमने कहा सर अंतिम आ जाता है जिसको हम कहते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम। किसका बेटा? बहु प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो अब प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक आता है बेटा हमने कहा सर
तत्परता का नियम, दूसरा आता है विद्यार्थियों जिसका नाम क्या है, हमने कहा सर अभ्यास का नियम, तीसरा आ जाता है जिसका नाम क्या है, हमने कहा सर प्रभाव का नियम। तो यहां पर हमसे पूछा है इनमें से कौन सा एक द्वितीयक और गौण नहीं है, तो हमने कहा सर बाकी सब तो है लेकिन एक जो नहीं है वो कौन सा है, हमने कहा सर गौण नियमों में कौन सा शामिल नहीं है, तो बताओ क्या हो जाएगा। हमने कहा सर देखो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है ये इसमें कोई शामिल नहीं है, ये ना तो प्राथमिक है ना ही द्वितीयक है, ये किसी में शामिल नहीं है। बाकी हमारे आंशिक, बहुक्रिया प्रतिक्रिया और सादृश्यता तीनों ही गौण नियम होते हैं। बोलो क्लियर, आगे बढ़े। अगला देखो क्या है, अगला है विद्यार्थियों कि स्कूटर चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो जब कार चलाना सीखता है, स्कूटर वाला कार चलाना सीखता है तो उसके पूर्व अनुभव उसमें सहायता करते हैं। ये किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है, क्षैतिज अंतरण, धनात्मक अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण या द्विपार्श्विक अंतरण, बताओ। देखो पहले इस इंसान ने क्या सीखा, स्कूटर चलाना सीखा, और स्कूटर चलाते चलाते अब वो क्या चलाना सीख रहा है बेटा, हमने कहा सर कार चलाना सीख रहा है। मतलब जो उसने सीखा था कौन सी परिस्थिति में, जो उसने सीखा था निम्न परिस्थिति में, तो वो निम्न परिस्थिति का ज्ञान क्या हुआ, हमने कहा सर निम्न परिस्थिति का ज्ञान जो है वो उसकी उच्च परिस्थिति में सीखने में सहायता कर रहा है। कौन सी परिस्थिति में बेटा, उच्च परिस्थिति में सीखने में क्या कर रहा है, हमने कहा सर उच्च परिस्थिति में निम्न परिस्थिति वाला ज्ञान सहायता कर रहा है। तो उच्च परिस्थिति में सहायक होना यह कहलाता है वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसको हम कहते हैं अधिगम का ऊर्ध्व अंतरण। कौन सा अंतरण बेटा, ऊर्ध्व अंतरण, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी इसी को कहा जाता है। कौन सा, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या फिर यूं कहूं कि ऊर्ध्व अधिगम का अंतरण भी इसी को कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या बेटा सवाल आपका। अगला है कि संप्रेषण संबंधी अक्षमता कौन सी है, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया। तो याद रखना डिसकैल्कुलिया का संबंध किससे है बेटा, गणित संबंधी समस्याओं से। डिसलेक्सिया का हमने कहा सर डिसलेक्सिया जो है ये बच्चे की पढ़ने से संबंधित अक्षमता है, पढ़ने से संबंधित है। डिसग्राफिया बेटा हमने कहा सर लिखने से संबंधित है, और जब बच्चा अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो ये है बेटा कौन सी, डिस्फेजिया। कौन सी, डिस्फेजिया कहलाती है। तो ए आंसर सही हो जाता है। अगला देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जो है वो एक प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक का मतलब क्या, हमने कहा सर प्रजातांत्रिक का मतलब डेमोक्रेटिक शिक्षण विधि नहीं है। प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि या फिर सामूहिक विधि। डेमोक्रेटिक कौन सी, डेमोक्रेटिक विधि वो होती है बेटा जिसमें एक शिक्षक हो और दूसरा विद्यार्थी हो और दोनों के बीच में अंतःक्रिया हो, जहां शिक्षक और विद्यार्थी खुलकर एक दूसरे के साथ क्या कर सके, हमने कहा सर शिक्षक और विद्यार्थी खुलकर एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया कर सकें। तो जहां शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के साथ खुलकर अंतः क्रिया करते हैं तो वही डेमोक्रेटिक या यूं कहूं कि प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि मानी जाती है। तो एक बात बताओ विद्यार्थियों, का पहला जो लिखा हुआ है यहां पर, हमने कहा सर प्रोजेक्ट विधि प्रजातांत्रिक है, बिल्कुल है। पार्टिसिपेशन मेथड है, सामूहिक है, लेकिन लेक्चर मेथड जो है वो शिक्षक केंद्रित है, उसमें अंतः क्रिया नहीं होती है, केवल शिक्षक ही बात कहता है। अगला देखो क्या है, अगला है शैक्षिक उद्देश्य जो कि बीएस ब्लूम ने बताया उनके वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष में कौन सा एक स्तर संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है, व्यवस्थापन, अनुक्रिया, आग्रहण या ज्ञान। तो हमने कहा सर देखो भावात्मक पक्ष की बात करेंगे तो भावात्मक पक्ष में बीएस ब्लूम ने क्या बताया है, 5 बताए हैं, जिसमें पहला क्या है, पहला है विद्यार्थियों आग्रहण। क्या है बेटा, आग्रहण। दूसरा है बेटा हमने कहा सर, दूसरा है आग्रहण के बाद हमने कहा सर अनुक्रिया, क्या है, रेस्पॉन्स, अनुक्रिया। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है अनुमूल्यन। अनुमूल्यन का मतलब क्या बेटा, हमने कहा सर वैल्यूएशन। फिर क्या आ जाता है चौथा, चौथे का नाम क्या बेटा, व्यवस्थापन। और याद रखना इसी व्यवस्थापन को पहले क्या कहा जाता था, व्यवस्थापन को ही पहले कहते थे संगठन। और अंतिम इसमें 5वां बताया है जिसका नाम क्या है बेटा, चारित्रीकरण। क्या है, चारित्रीकरण। तो ये 5 बताए गए थे बीएस ब्लूम के द्वारा भावात्मक पक्ष में, लेकिन यहां पर याद रखना ज्ञान जैसा इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। याद रखेंगे ज्ञान अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये हमारे भावात्मक नहीं बल्कि ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। बोलो क्लियर, डी आंसर सही हो जाता है। अगला, इनमें से कौन सा एक शिक्षण का स्तर नहीं है, परावर्ती स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर या अवबोध स्तर। ध्यान सुनना बेटा, किसके स्तर की बात की जा रही है, शिक्षण के स्तर की। तो याद रखेंगे शिक्षण के जो स्तर होते हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 3 भाग हैं, हमने कहा सर पहला है जिसका नाम है स्मृति स्तर। कौन सा, हमने कहा सर मेमोरी लेवल। दूसरा आ जाता है जिसका नाम क्या है बेटा, अवबोध स्तर। अवबोध स्तर के बाद तीसरा और अंतिम आ जाता है बेटा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है चिंतन स्तर, या चिंतन को ही कहा जाता है। याद रखेंगे कौन सा स्तर, हमने कहा सर परावर्ती स्तर। कौन सा,
परावर्ती स्तर भी कहते हैं। अच्छा, ये तीनों ही शिक्षण के स्तर हैं, अलग अलग लोगों ने बताए हैं, और अलग अलग लोगों में हमने कहा सर वो व्यक्ति जिसने स्मृति स्तर बताया है उसका नाम है हर्बर्ट, अवबोध स्तर जिसने बताया है उसका नाम है बेटा मॉरिसन, और तीसरा और अंतिम चिंतन परावर्ती स्तर बताया है उस व्यक्ति का नाम है हंट। तो जो एक नहीं बताया गया है उसका नाम क्या है? हमने कहा सर ये अभिप्रेरणा जैसा कोई स्तर इसमें शामिल नहीं होता है शिक्षण के स्तरों में। बोलो क्लियर, बी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन। अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वो एक तो उद्दीपक और दूसरा किसके बीच में संगति को दर्शाती है? पूर्व अनुभव, व्यवहार, अनुक्रिया या फिर पशु। देखो ध्यान से सुना बेटा, हमारा जो अधिगम है, अधिगम मतलब सीखना, और सीखना एक प्रकार से दर्शाता है हमारे व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। क्या दर्शाता है? व्यवहार में होने वाला परिवर्तन को, व्यवहार में परिवर्तन। और ये व्यवहार में परिवर्तन दो चीजों के कारण आता है, जिसमें एक का नाम क्या है बेटा? एक का नाम है उद्दीपक, तो दूसरे का नाम है बेटा क्या? हमने कहा सर दूसरे का नाम है अनुक्रिया। क्या नाम है? अनुक्रिया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं व्यवहार में परिवर्तन के लिए दो चीजें जिम्मेदार है, पहला है स्टिमुलस, दूसरा है बेटा रेस्पॉन्स। क्या है बेटा? हमने कहा सर दूसरा हो जाएगा रेस्पॉन्स। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स जो होते हैं इनके कारण ही हमारे व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंतिम सवाल देखें, आज का अंतिम सवाल क्या कहता है कि इनमें से कौन सी शिक्षण विधि है जो प्रगतिवादी प्रोग्रेसिव सिद्धांतों पर आधारित है? आगमन विधि, समस्या समाधान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, निगमन विधि। तो देखो बेटा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन ड्यूवी। बोलो क्या नाम था? हमने कहा सर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन ड्यूवी, और जॉन ड्यूवी ने एक सिखाने का सूत्र दिया था और कहा था कि बच्चे तभी सीखते हैं जब वो किसी काम को स्वयं करके सीखते हैं। और इसी सूत्र को क्या कहा जाता है? इसी सूत्र को कहते हैं बेटा, हमने कहा सर लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या? हमने कहा कोई भी बच्चा कैसे सीखता है? जब वो किसी काम को करके सीखता है। तो करके सीखने से ही बच्चे की पढ़ाई में क्या हासिल होती है? बच्चे की शिक्षा में प्रगति हासिल होती है, प्रोग्रेस हासिल होती है। इसीलिए याद रखना, ये बात किसने कही थी? प्रोग्रेस तब आएगी जब बच्चा काम को करके सीखेगा। ये बात जॉन ड्यूवी ने कही थी, इसीलिए जॉन ड्यूवी को क्या कहते हैं बेटा? जॉन ड्यूवी को ही कहते हैं, याद रखेंगे क्या? हमने कहा सर प्रगतिशील शिक्षा का जनक। कौन सी बेटा? प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसको कहते हैं? हमने कहा सर फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज नोन एज श्रीमान जॉन ड्यूवी। और याद रखना, बाकी सभी विधियों में जो समस्या समाधान विधि है ये पूर्ण रूप से बाल केंद्रित विधि है, जिसमें बच्चा बालक खुद ही क्या करता है? समस्याओं का समाधान खुद करके ही सीखता है। तो करके सीखने पर आधारित, प्रोग्रेस पर आधारित समस्या समाधान विधि मानी जाती है। बोलो क्लियर है? तो ये थे बेटा आपके, याद रखेंगे, यूपी टेट भर्ती परीक्षा के 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी है। और अगर आपको मजा आ रहा है तो कल शाम को इसी वक्त इसी समय जुड़ना नहीं भूलना है। ऐसे ही विद्यार्थियों और भी आपको यूपी टेट की थ्योरी और एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के लिए इस लक्ष्य परिवार के हमारे लक्ष्य सेंट्रल एग्जाम चैनल पर जुड़े रहना है। चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है, और ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचानी है कि एक बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट अगर किसी चैनल पर दिया जा रहा है तो वो है आपका अपना लक्ष्य परिवार। तो जुड़े रहिए और रोजाना इन वीडियोस के माध्यम से अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि विद्यार्थियों हम आपके लिए यूपी टेट जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रेगुलर आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराएंगे और सभी विषयों का कराएंगे। तो ऐसा करने वाला एकमात्र आपका संस्थान, विश्वसनीय संस्थान, आपका अपना लक्ष्य परिवार है। तो आइए मिलकर के आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल इसी वक्त इसी समय एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।